नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी, मैं हूँ नेहा शुक्ला। हर बार की तरह इस हफ्ते लेकर हाज़िर हूँ आप सभी दर्शकों के सामने चर्चा द ट्रुथ। और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आज एक बेहद ही विशेष जो विषय है, भारत का एक पड़ोसी मुल्क जहाँ पर लगभग 4 वर्षों से गृह युद्ध की स्थिति है। मानवीय जो संकट है वहाँ पर लगातार गहराती जा रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें जो हैं वो उतनी नहीं नज़र आती हैं जब बात डेमोक्रेसी की हो या फिर मानवता पर जो संकट है उसके समाधान की हो। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ओम प्रकाश दास। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका चर्चा द ट्रुथ के इस कार्यक्रम में। और थोड़ी सी जानकारी मैं डॉक्टर ओम प्रकाश दास के बारे में बता दूं अपने दर्शकों को कि मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था है, इसके दक्षिण पूर्व एशिया ओशिनिया केंद्र में रिसर्च फेलो हैं। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो या फिर सुरक्षा की बात हो, रक्षा की बात हो, विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर ओम प्रकाश दास, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। सर सबसे बहुत बहुत पहले शुक्रिया आपको मुझे आपकी जी आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई आपकी किताब के लिए, जो आपने म्यांमार पर लिखी है। वो किताब है, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, म्यांमार भारत संबंध पर इनका शोध है। और ये जो किताब है ये म्यांमार तलाश एक समावेशी राजनीतिक तंत्र की। तो सर ये जो किताब का शीर्षक है ये अपने आप में कहता है कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इस पर आपका एक खास कार्य अनुभव है। तो थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों के सामने ज़रूर कुछ बातें रखें। क्योंकि ख़ास करके उस कॉन्टेक्स्ट में जब वहाँ पर जुंटा आर्मी के जो मुखिया हैं, उन्होंने चुनाव का फ़ैसला किया है, दिसंबर में जो है चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि ये कैसा चुनाव म्यांमार में होने जा रहा है? जी। बिल्कुल। जैसा सबसे पहले आपने किताब की बात की, वहीं से बात की शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत के साथ म्यांमार या कहें बर्मा के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे हैं। जी। ब्रिटिश इंडिया के तहत 1935 तक एक तरह से एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में भारत और बर्मा भी उस समय का बर्मा आता था। जी। तो एक ही तंत्र था और हम जानते हैं कि हमारी सीमाएँ लगती हैं तो लोगों का आना-जाना, एक संस्कृतियों का मिलन और तमाम तरह की गतिविधियाँ होती थी। हुँ। इवन भारत के कई हिस्सों से लोग वहाँ पे आते-जाते थे, व्यापार करते थे और कई चीज़ों का व्यापार बहुत होता था। इमारती लकड़ियों से लेकर कई विशेष चावल से लेके कई ऐसे दालों की खेती और तमाम तरह की चीज़ों हुँ। का आदान-प्रदान था। जी। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो हमारे 30 के दशक में भारत में जो बहुत बड़ा अकाल आया, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हुँ। म्यांमार हमसे अलग हो गया था, वहाँ से जो आपूर्ति आती थी, उसमें बहुत बाधाएँ पैदा हो गई और हुँ। अनाज की किल्लत और तमाम तरह की चीज़ें। तो शायद तो आप समझ सकते हैं कितना ऐतिहासिक रूप से हमारा संबंध रहा है। जी, अब जी। आते हैं कि राजनीतिक तंत्र पे जो किताब का मुख्य विषय है, वो ये कहती है कि किस तरह से पिछले 78 सालों में दोनों देश एक साथ ही लगभग आज़ाद हुए। हुँ। 1948 में म्यांमार आज़ाद होता है ब्रिटिश शासन से और 1947 में हम आज़ाद हुँ। होते हैं। तो एक साथ ही हमारी यात्रा शुरू होती है। जिस तरह से भारत में विविधता रही, हुँ। तमाम जातियों की, धर्मों की, तमाम एथनिसिटी जो है, जातीय वर्ग थे आदिवासियों की, हमने उनको एक संविधान के तहत समाहित किया, उनकी आवाज़ को एक जगह संग्रहित कर उनको एक समावेशी राजनीति का हिस्सा बनाने की भारत ने कोशिश की जो कामयाब रही। हुँ। लेकिन ये बात म्यांमार के बारे में नहीं कही जा सकती। हुँ। म्यांमार में भी कोशिश शुरू हुई, वहाँ अलग-अलग एथनिक ग्रुप आज की तारीख में अगर मैं बताऊँ तो जो जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है वहाँ की सरकार की तरफ से 100 से ज़्यादा जातीय समूह हैं जो एथनिक ग्रुप्स कहे जाते हुँ। हैं। जी। अ, उनके अपनी-अपनी क्षेत्र हैं, वो अपने-अपने क्षेत्रों तक रहें और वहाँ पे उनकी अपनी-अपनी राजनीतिक भावनाएँ थीं, हुँ। संसाधनों के बँटवारे को लेकर, राजनीतिक आवाज़ को लेकर। तो इन सबको समाहित करने की कोशिश की गई 1948 के बाद एक पैंगलोंग समझौता हुआ और जनरल आंग सांग जो
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हीरो थे, हुँ, उनके नेतृत्व में एक संविधान भी बना और एक लोकतंत्र की शुरुआत भी हुई। हुँ, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। और हम देखते हैं कि 1960 में और फिर 1962 में पूरी तरह से वहाँ की सेना ने सैन्य तख्ता पलट किया और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और पूरी राजनीतिक तंत्र पे अपना वर्चस्व कायम किया। हुँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यवस्था कायम हुई सैन्य सरकार के द्वारा, उन्होंने इस तरह के संविधान की रचना की जिसमें सेना का प्रभुत्व हो। एकल राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था हम देखते हैं 60 के दशक में, 70 के दशक में। हालाँकि ये दौर वो भी रहा जब लगातार लोकतंत्र को प्रभावी करने की कोशिशें, आंदोलन भी होती रही, लेकिन जो जुंटा शासन, जो सैन्य शासन था, हुँ, उन्होंने उसको बुरी तरह कुचला। जी, लेकिन अगर और थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ें तो 1988 का समय आता है। 1988 में हम एक बड़ा लोकतंत्र के समर्थन में हम एक संघर्ष देखते हैं, हुँ, जो 88 कहा जाता है, 8 अगस्त 1988 को वो हुआ और इसका नेतृत्व हुँ, आंग सान सू की ने किया। हुँ, और आंग सान सू की वही थीं जो जनरल आंग सान, जो देश की आज़ादी के हीरो थे, उनकी सुपुत्री हुँ, आंग सान सू की, हुँ, जिनका भारत के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, उनका बचपन यहाँ बीता है, उन्होंने पढ़ाई यहाँ पे की भारत में, हुँ, दिल्ली में। तो उन्होंने उस लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद उससे मजबूर होकर हुँ, 1990-91 में हम देखते हैं कि पहला बहुपक्षीय या कहें बहुदलीय चुनाव होता है हुँ, हुँ, और उसमें जो आंग सान सू की, उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी, हुँ, वो भारी मतों से जीतती है। जी, लेकिन यहीं पे एक पड़ाव आता है जब जो सेना है वो सत्ता का हस्तांतरण करने से इनकार कर देती है और वो कहती है ये चुनाव सही नहीं हुए हैं हुँ, और नज़रबंद कर दिया जाता है आंग सान सू की को और चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं और जुंटा का शासन नए तरीके से शुरू होता है। जी, और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकतंत्र की कोशिशें होती हैं, फिर जो है हम देखते हैं 21वीं सदी में एक बार फिर से नया संविधान बनता है 2008 में, हुँ, फिर से 2010 में चुनाव होता है, फिर 2015 में, फिर 2020 में और हुँ, जिसके बाद इन सभी चुनावों में आंग सान सू की खासकर नज़रबंदी के बाद जब 2015 में और 2020 में आंग हुँ, सान सू की बड़े मतों से जीतती हैं, हुँ, सत्ता पे काबिज़ होती हैं, लेकिन 2020 का चुनाव फिर वो जीतती हैं, लेकिन फिर जो जुंटा है, जो सरकार है, हुँ, सैन्य प्रशासन है, वो सत्ता देने से इनकार कर देता है और जी। एक बार फिर से उनको नज़रबंद कर देता है। तो अभी फ़िलहाल यही स्थिति है पिछले लगभग 5 सालों से। जी, थोड़ा-सा ओम प्रकाश दास जी, थोड़ा-सा मैं समझूँगी आंग सान सू की का जो रोल रहा है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में म्यांमार में। करप्शन के बहुत आरोप लगते रहे और उन पर भी जो है विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम करने के आरोप लगते रहे। थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे जिससे कि कहीं न कहीं ऐसा देखा गया कि डेमोक्रेसी को जितनी मजबूती मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पाई और इसी का नतीजा हमने देखा कि 2021 में फिर से जो है एक मिलिट्री कू दुनिया के ने देखा यहाँ पर म्यांमार में। उसके बाद से यहाँ पर जो जितनी हिंसा हो रही है, जितना वायलेंस हो रहा है, जितनी क्रूरता बरती जा रही है, वो पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। लेकिन थोड़ा-सा मैं डेमोक्रेसी के जो यहाँ पर पैरोकार हैं, जो लीडरशिप है, उनकी भूमिका और ख़ास करके क्योंकि ये कहा जाता है कि ये भारत का समर्थन इनको मिलता रहता है, और इस वजह से भी जो है वहाँ पर जो स्थानीय जो एक मजबूती मिलनी चाहिए थी या फिर जो संतोष एस्टैब्लिश होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। क्या ऐसा है? आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को या फिर इस आरोपों को? जी, पहले आंग सान सू की बात आपने की, उन्हीं से बात शुरू करते हैं। जनरल आंग सान, जो आंग सान सू के पिता थे, उनके जी। बेहद करीबी संबंध उस समय के भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। हुँ, हम हुँ, जानते हैं कि उस समय भारत की नीति थी कि भारत जो कॉलोनियल, जो साम्राज्यवादी शक्तियों को हराकर सामने आया है, उसने कई ऐसे देशों को आवाज़ दी जो साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, उसमें एक म्यांमार भी था। हुँ, और उन सब देशों के समर्थन में, लोकतंत्र की स्थापना में भारत हमेशा मुखर रहा उस समय से। जी। तो वो संबंध मजबूत रहे और हम देखते हैं उसका प्रभाव। और जनरल आंग सान सू हुँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ की, दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद वो विदेश चली गईं और विदेश से वो लौटती हैं 1988 में ही, वो 88 के साल में ही जब
देश में उथल-पुथल का दौर था और वो अपनी माँ को देखने आई थी। उनकी हुँ, शादी हो चुकी थी ब्रिटेन में, उनके बच्चे भी थे और वो बीमार माँ को देखने आई थी। जब यहाँ पे वो आईं, उन्होंने देखा लोकतंत्र की किस तरह से माँग हो रही है, किस तरह से यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, बुनियादी सुविधाओं की कमी है और सेना अपने तय सारी चीज़ें तय कर रही है। हुँ, तो उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाईं, उन्होंने कहा कि जिस देश को मेरे पिता ने अपने खून देकर उसको खड़ा किया और उसको मैं इस हालत में नहीं देख सकती। हुँ, उसके बाद वो उस आंदोलन में कूद पड़ती हैं और इसी का एक नतीजा था कि हम देखते हैं कि 1991 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज़ा जाता है। हुँ, हुँ, हालाँकि वो पुरस्कार कभी वो ले नहीं पाईं क्योंकि उसके बाद लगभग 2 दशकों तक वो नज़रबंद रहीं। हुँ, लेकिन उन पे ये आरोप जो आपने कहा कि विदेशी शक्तियों से संबंधों का उन पे आरोप लगता रहा, तो इसको इस संदर्भ में देखें कि जो लोकतंत्र समर्थक जो शक्तियाँ रहीं, हुँ, हम जानते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो उनकी कई संस्थाएँ और कई जो थिंक टैंक और तमाम संस्थाएँ, हुँ, वो लोकतंत्र समर्थन के नाम पे वो कई देशों में सक्रिय रही हैं और पश्चिमी देशों का सीधा समर्थन आंग सान सूची को मिलता रहा है हुँ, और और ये जो क्षेत्रीय शक्तियाँ, चाहे वो जी, सैन्य शक्ति हो या फिर चीन जैसी शक्तियाँ हों, वो उनको एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का हिस्सा या एक विदेशी जो पश्चिमी देश हैं, उनकी हुँ, एक हस्तक्षेप की तरह देखती हैं हुँ, और इसलिए भी ये संघर्ष रहा और हालाँकि बाद में अपना रवैया आंग सान सूची उन्होंने नरम किया रवैया, लेकिन ये आरोप इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ये किस तरह से विचारों का टकराव है। उस संदर्भ में ही सेना ने इसको व्याख्यात किया। अगर आप बोलें तो फिर मैं जो आपने कू की बात की, उसी बात को मैं आगे आऊँगी बढ़ाता इस पर हूँ। अगले अगले राउंड में आऊँगी। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक छोटे-से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जस्ट टीवी के दर्शकों से अनुरोध कि एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश दास लगातार जुड़े हुए हैं और म्यांमार की ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, आखिर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बात डेमोक्रेसी की आती है, पूरे के पूरे साउथ एशिया की आती है और ख़ास करके चीन की जो भूमिका है, ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं म्यांमार में जो अस्थिरता है इसकी एक वजह बताई जाती रही है। हालाँकि सिर्फ़ चीन ही नहीं, अलग-अलग शक्तियाँ भी म्यांमार में अस्थिरता की जो है वजह समय-समय पर बताई जाती रही हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश दास लगातार जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नई दिल्ली से। ओम प्रकाश सर, समझना चाहूँगी आपने मिलिट्री कू 2021 में जो हुआ, उसकी मुख्य वजहें आप क्या मानते हैं? क्या विदेशी ताकतों का रोल जो है वो हावी रहा, या फिर अंदर ही अंदर जो है कहीं न कहीं एक साजिश रची जा रही थी, क्योंकि वहाँ की जो सेना है वो अपने हाथों से पावर, जो सत्ता है, वो गँवाने देना नहीं चाहती थी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सत्ता कोई भी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। हुँ, जो म्यांमार की सेना है उसका स्वरूप अगर हम देखें पिछले 8 दशकों में, तो हुँ, हम देखते हैं कि म्यांमार की सेना लगातार संघर्ष कर रही थी। जो विद्रोही समूह थे, जो जातीय समूह थे, वो अपने-अपने क्षेत्रों में अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकार के लिए, चाहे वो आर्थिक संसाधनों पे अधिकार हो, राजनीतिक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करना हो, लगातार उसके लिए केंद्रीय सरकार या कहें उस समय जो केंद्र में हुँ, शक्ति थी सेना, उससे लगातार लड़ती रही हुँ, और वो चाहती थी कि एक ऐसा समावेशी एक फेडरल एक संघीय संविधान की रचना हो जिसमें तमाम शक्तियों को तमाम उनको बराबरी का अधिकार मिले। हुँ, और लोकतंत्र की जो राजनीतिक तंत्र की स्थापना करने वाली शक्तियाँ थी, हुँ, एनएलडी जैसा जिसकी हमने चर्चा की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो भी सक्रिय थी। तो ये दबाव बनता रहा और इसी के तहत एक नया संविधान हम देखते हैं 2008 में जो सैन्य सरकार है, जो सैन्य शक्ति है, वो लेकर आती है। हुँ, लेकिन इस संविधान की जो संरचना थी, वो अपने आप में ऐसी संरचना थी, जो सेना के अधिकार को कानूनी रूप देती थी। मसलन 2-3 उदाहरण दें कि जो 2 सदन उच्च उच्च सदन और निचला सदन जो म्यांमार में स्थापित किया गया नए संविधान के तहत, हुँ, उसमें की 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित थी। यानी हुँ, कोई भी लोकतांत्रिक शक्ति चुनाव जीते, 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित होंगी और एक और व्यवस्था थी कि कुछ मंत्रालय या कुछ विभाग, मसलन
विदेश मामले हों, सीमा के मामले हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, हुँ, ये मंत्रालय भी सेना के लिए आरक्षित रखे गए। हुँ, यानी ये व्यवस्था की गई कि चाहे कोई भी चुनाव जीते, हुँ, 2008 के संविधान के मुताबिक कब्ज़ा सैन्य जुंटा का ही रहे या सैन्य सरकार का रहे, सैन्य हुँ, शक्तियों का रहे। हुँ, सेना देश की आर्थिक गतिविधियों में भी बहुत भागीदारी करती है, मसलन कि कई व्यापार, चाहे वो कई खनिजों का उत्पादन, उत्खनन हो, उनका हुँ, निर्यात हो, उसकी लिए जो कंपनियाँ हैं, उसमें सेना का अधिकार है। हुँ, इसके अलावा कई तरह की ऐसी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, जिसमें सेना सीधे भागीदार है। तो सेना के अपने आर्थिक हित भी हैं, इसलिए वो राजनीतिक व्यवस्था पे अपना नियंत्रण रखना चाहती है। यानी जी, राजनीतिक तंत्र से अलग होने का मतलब कि उन आर्थिक जो संसाधन हैं, जो आर्थिक फ़ायदा है, उससे भी अपने आप को अलग कर लेना। तो हुँ, 2008 के संविधान के तहत पहली घोषणा चुनावों की 2010 में की जाती है। जो एनएलडी, उस समय की बड़ी राजनीतिक शक्ति जो आंग सान सूची थी, उन्होंने इस चुनाव में भागीदारी करने से इनकार कर दिया। हुँ, उन्होंने कहा कि ये संविधान सही नहीं है, हुँ, लोकतंत्र की भावना को ये सामने नहीं रखता है। हुँ, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मान मनोवल की कोशिश होती है, जेल से बाहर आती हैं 2012 में, नज़रबंदी से बाहर आती हैं 2012 में, और उसके बाद 2015 में पहला चुनाव होता है। हालाँकि 2012 में भी एक उपचुनाव होता है कुछ सीटों के लिए, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करती हैं। और हुँ, 2015 में जो पूरी तरह से जो पूर्ण इलेक्शन होता है, हुँ, उसमें 80% सीटें जीतकर आंग सान सूची आती हैं। फिर वो सेना के साथ काम करती हैं, कई सुधारों की कोशिश करती हैं कि संविधान में कई सुधार हो, लेकिन वो सुधार भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी उसके लिए सदन का बहुमत चाहिए, हुँ, और वहाँ भी 25% चूँकि सेना की व्यवस्था है और हुँ, तमाम मंत्रालयों पे, तो वो व्यवस्था भी कायम नहीं हो पाई। हुँ, लेकिन उसके बावजूद 2020 में फिर इलेक्शन होता है, और फिर 83% सीटें, यानी 2015 के मुकाबले ज़्यादा सीटों के साथ जीतती हैं हुँ, आंग सान सूची की पार्टी। लेकिन यही वो पल होता है जब म्यांमार की सेना को लगता है कि ये व्यवस्था उनके हितों को नहीं साध रही है, और हुँ, वो कहते हैं कि ये जो 2020 में चुनाव हुए, ये सही नहीं थे, इसमें बहुत ही धांधलेबाज़ी की गई है, हुँ, हुँ, इसमें बहुत ही रिगिंग की गई है, और इन्हीं तर्कों का सहारा लेते हुए फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट करती है, और जो हुँ, तमाम नेता हैं, उन सबको जेलों में डालती है। उसके बाद से जी, हम देखते हैं कि हुँ। संघर्ष शुरू होता है, सिविल वॉर का दौर शुरू होता है, जो अब तक जारी है। जी। जी, ओम प्रकाश सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कू के बाद से इन 4 वर्षों में जिस तरीके से हिंसा देखी गई और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड्स हमने देखा है, प्रभाव जो है, ताकत जो है जुंटा की, वो काफ़ी कम होती जा रही, क्षीण होती जा रही है। जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, हालाँकि मीडिया को भी किस तरीके से स्वतंत्रता वहाँ पर हासिल है, ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं, उसका हवाला देते हुए मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मिलिट्री जुंटा का जो कंट्रोल है म्यांमार में 21% तक बताया जा रहा है। और चुनाव कराने की जब बात करते हैं कि अपने जो नियंत्रण वाले इलाके हैं, अगर वहाँ पर चुनाव कराने की बात जनरल मिंग ऑन्गलेंग करते हैं, तो इसे क्या आप देखते हैं कि सेना जो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी है और उसके जनरल जो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी ताकत में काफ़ी जो है गिरावट देखी जा रही है। ये चुनाव फिर क्या दर्शाता है? वो जिस इलाके पर कंट्रोल है, उस कंट्रोल को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे लेजिटिमाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन देशों का उनको समर्थन मिल सके जो कहीं न कहीं इस शर्त के साथ म्यांमार के साथ संबंध बनाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पहले आप लेकर आइए, फिर हमारे जो संबंध है। मैं भारत का हवाला देती हूँ कि भारत चाहता है कि अगर डेमोक्रेटिक नेशन है, तभी जो है संबंध मधुर बन सकते हैं या फिर सामान्य बन सकते हैं। जी। जी देखिए, भारत के संदर्भ की वहीं से हम बात की शुरुआत करते हैं। भारत की नीति म्यांमार को लेकर शुरू से ये रही है। शुरुआत में जो 1990 में चुनाव हुए, सैन्य तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से लेकर शुरुआती सालों में भारत की थोड़ी हिचकिचाहट रही कि हुँ, किस तरह के संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो वहाँ पे जिस तरह से शासन चला और जिस तरह से लगातार जुंटा काबिज रहा, भारत ने अपनी नीति को सुनिश्चित किया और ये हुँ, कहा कि हम राजनीतिक तौर पे, राजनयिक तौर पे तमाम तरह के संबंधों को हम
सामान्य रखेंगे। जो भी वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होगा, जो भी वहाँ पे जिसकी केंद्रीय सत्ता होगी, हम उनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाएँगे हुँ, और अपने हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि वहाँ की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी वहाँ पे सत्ता में है, उसके साथ हम संबंध बेहतर रहें। हुँ, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो सीमाएँ हैं, 4 राज्य के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के साथ सीमाएँ लगती हैं और यहाँ पे हुँ, हम जानते हैं किस तरह से उपद्रवी दल, किस तरह से इंसर्जेंसी रही है और वो म्यांमार में पनाह लेते रहे हैं, उसको अपनी सैरगाह के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं और भारत में वहाँ से गतिविधियाँ करते रहे हैं। तो ये ज़रूरी था भारत के लिए कि म्यांमार की जो शक्ति है, म्यांमार में जो शासन है, उसके साथ संबंध बनाए, ताकि इन हुँ, शक्तियों, जो इंसर्जेंसी उग्रवादियों का जो पूरा समूह दक्षिण जो नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय है, उन पे कार्रवाई आसानी से हो सके और ऐसा हुआ भी। हुँ, हुँ, और जहाँ तक बात करें कि किस आखिर इस चुनाव का उद्देश्य क्या है? हुँ, आप इस चुनाव सिविल वॉर जब शुरू हुआ, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी विजय हाथ लगी जो रेबल ग्रुप थे, जिसको पीडीएफ कहते हैं, हुँ, हुँ, पीपल डिफेंस फोर्सेस। उन्होंने करीब जो डेटा आप बता रही हैं कि सिर्फ 21% हिस्से पे काबिज़ हैं जुंटा, ये डेटा को कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। इस डेटा को विरोधाभासी तरीके से भी ठीक है, देखा जा जी, सकता है, हुँ, क्योंकि कुछ डेटा बताते हैं कि 30%, कुछ डेटा 21%। बीबीसी का एक आकलन पिछले 7-8 महीने पहले आया था, 21% जो आप बता रही हैं। लेकिन मोटे तौर पे हम ये आप समझ लें कि अक्टूबर 2024 में एक सेंसस किया गया था चुनावों की तैयारियों के मद्देनज़र। तो पूरे म्यांमार को हम देखें तो 330 टाउनशिपों में बँटा हुआ है, हुँ, हुँ, लेकिन ये जो सेंसस हुआ वो 145 टाउनशिप में हुआ। हुँ, हुँ, और तो आप समझ सकती हैं कि कहाँ तक उस समय तक पहुँचती, पिछले लगभग 1 साल पहले की अब मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, और उसके बाद से अगर हम देखें कि जो जुंटा की स्थिति है वो बेहतर हुई है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे इलाके जो खो चुके थे म्यांमार की सेना, हुँ, उन्होंने उसको वापस लिया है। जी, जी, मांडले में कुछ इलाके, शान स्टेट में कुछ इलाके, चीन की तरफ जाने वाली सड़कों पर हुँ, और कुछ कई इलाके और उन्होंने वापस रीगेन किया है। हुँ, यानी अपनी क्षेत्र का विस्तार किया है। चीन के साथ कुछ सहमति बनने के साथ चीन, रेबल फोर्सेस और म्यांमार की सेना के बीच में कुछ समझौते और सीज़ फायर हुए हैं, जिसका नतीजा हुआ है हुँ, कि कुछ क्षेत्रों में जो रेबल फोर्सेस है वो पीछे गई हैं। लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि ये जो इलेक्शन होंगे ये पूरे म्यांमार पे नहीं हो पाएँगे, ये हुँ, सबसे बड़ा सच है। जी, दूसरा ये है कि लोकतंत्र को स्थापित करने का दबाव है, न सिर्फ पश्चिमी शक्तियों के द्वारा भारत जैसी शक्तियों के साथ भी, जो आसियान है, दक्षिण-पूर्व एशिया हुँ, के देश हैं, उनके साथ भी। हालाँकि मत बँटे हुए हैं, हुँ, मसलन कि आसियान के कुछ देश इन चुनावों को नहीं स्वीकार करते। अभी कुछ दिनों पहले आसियान समिट हुआ है, जिसमें म्यांमार की माँग थी कि आप इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भेजें, आके हमारी पूरी प्रक्रिया को देखें। हुँ, तो आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये स्पष्ट रूप से सामने आया हुँ, कि हम नहीं भेजेंगे, हम इससे सहमत नहीं हैं, हुँ, क्योंकि हम आसियान ने जो 5 पॉइंट कंसेंसस दिया था कि इन विचारों को आप लागू करें, हुँ, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। हुँ, हालाँकि आसियान ने कहा कि जो देश हैं वो इंडिविजुअली अपने स्तर पे ऑब्जर्वर्स भेज सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश तैयार है। भारत को भी अनुरोध किया गया कि आप भी अपने ऑब्जर्वर्स भेजें। हुँ, भारत भी अपने ऑब्जर्वर्स भेज रहा है। तो स्थिति ये है। और जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश है, उन्होंने भी अपने थोड़ा-सा नरम रुख अपनाया है। हुँ, कई जो सैंक्शंस थे उनको कम किया है। तो एक हुँ, तरह से स्वीकार्यता बढ़ती हुई दिख रही है म्यांमार की इस वक़्त। हुँ, तो हुँ। अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि वो अपनी लोकतंत्र स्थापित करने का जो दबाव है, उसके तहत ये कोशिशों को देखा जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। एक एक छोटे-से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, जस्ट टीवी के साथ बने रहिए।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश दास, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। ओम प्रकाश सर, समझना चाहूंगी, जब आप कहते हैं कि भारत भी तैयार हो गया है चुनावी पर्यवेक्षकों को वहां पर भेजने के लिए, दिसंबर से चुनाव वहां पर उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, चीन की भूमिका खास करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर जिस तरीके से म्यांमार में दखलंदाजी चीन की रही है, क्या ये सारी जो कोशिशें हैं, जब आप कहते हैं कि अमेरिका ने भी नरमी बरती है, भारत भी जो है जुंटा को अब सपोर्ट करने लगा है, खास करके जब चुनाव की बात करते हैं तो अपने ऑब्जर्वर भेजना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है। क्या ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये चीन की दखलंदाजी को कम कर सकती हैं, जो चुनौतियां म्यांमार के लोगों के लिए लगातार बनी हुई हैं? जी देखिए, चीन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ही एक जबरदस्त सैन्य शक्ति के तौर पे, आर्थिक शक्ति के तौर पे बहुत ही प्रभावी है। हम्म म्यांमार भी में भी उनका बहुत प्रभाव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास वो कर रहा है और म्यांमार को इस तरह से विकसित कर रहा है ताकि जो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो के जरिए जो व्यापार होता है उसको वो बाईपास करके सीधे जो पश्चिमी इलाके हैं चीन के, वहां तक जो भी हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से जो उनका जो तमाम संसाधन आ रहे हैं, जो तमाम शिपमेंट आ रही है, जो तमाम जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो मलक्का स्ट्रेट पे जो उनकी निर्भरता है उसको वो कम कर सकें। हम्म तो इस तरह से, और दूसरा बहुत भारी निवेश है। और अगर आप ये समझें कि इतने जबरदस्त सिविल वॉर, गृह युद्ध में अगर टिका रहा, तमाम सैन्य साजो सामान की आपूर्ति लगातार होती रही, तो उसका एक बड़ा कारण चीन है और रूस है। चाहे वो लड़ाकू जहाजों की बात हो, तमाम सैन्य उत्पादों की बात हो, तमाम सैन्य समर्थन की बात हो, जैसा मैंने आपको बताया हम्म कि चीन सिर्फ सेना के साथ ही संपर्क में नहीं, बल्कि जो रिबल ग्रुप हैं उनको भी वो प्रभावित करने की शक्ति रखता है। हम्म यहाँ तक कि जो एनएलडी है, जो और एनएलडी ने जो बनाया हुआ है एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसमें भी उसका बहुत भारी प्रभाव है। तो हम्म कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो चीन की उपस्थिति से प्रभावित ना हो रहा हो। यानी हम्म कहें मोटे तौर पे कि हर पक्ष के साथ उसकी हम्म एक समझ है और वो उसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है हम्म और ये काफी पुरानी बात है। हम्म भारत एक सॉफ्ट पावर, एक ऐतिहासिक शक्ति के तौर पे, एक लोगों से लोगों का जो संपर्क रहा है हम्म उसके जरिए एक भारत की बहुत अच्छी छवि है वहां पे। लेकिन भारत रणनीतिक तौर पे, सामरिक तौर पे चीन से जरूर ये चाहता है कि चीन की उपस्थिति के साथ वहां भी वो अपने रणनीतिक हितों को हम्म लगातार भाले रखे, लगातार उसको बनाए रखे। और हमने देखा है कि किस तरह से जो जुंटा है और भारत की सरकार ने मिलजुल कर कई क्षेत्रों में काम किया है, चाहे वहां के जो बंदरगाहों का विकास हो, वहां की सड़कों का विकास हो। भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, उस पर भी काम हुआ है। हालांकि सिविल वॉर के दौर में वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो हम्म भारत ने बहुत अच्छे से अपनी विदेश नीति को सामने अंजाम दिया है। रेबल फोर्सेस और लोकतांत्रिक शक्तियों को भी भारत, एक तरह से हम जानते हैं कि लोकतंत्र को स्थापित करने में वहां पे जब 2015 में भी चुनाव हुए थे, 2010 में भी चुनाव हुए, तो भारत ने अपनी जो एक्सपर्टीज है चुनावों को अंजाम देने की, हम्म उसमें मदद की थी। इस बार भी भारत अपनी एक्सपर्टीज उनको मुहैया करा रहा है। तो भारत लगातार लोकतंत्र की स्थापना में वहां मदद देता रहा है। हम्म जब आंग सान सूची वहां स्टेट काउंसिलर थी, जब उनकी सरकार थी, तब भी भारत ने बहुत आगे बढ़कर उनके साथ संबंधों की स्थापना की। लेकिन भारत अपने उस नीति पे चलता रहा है कि जो भी वहां पे स्टैब्लिशमेंट होगा, हम अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ संबंध बनाएंगे। तो भारत ये भी नहीं चाहता कि चीन के लिए वहां पे खुला मैदान हो जहां वो अपने हिसाब से चीजों को अंजाम दे। हम्म भारत वहां पे एक तरह से जुंटा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और हम्म भारत ये भी चाहता है कि लोकतांत्रिक शक्ति हो तो बेहतर स्थिति है। तो भारत बिल्कुल अपने हितों को आगे बढ़ाते हुए लगातार चल रहा है।
जी। जी नहीं। अब मैं, क्योंकि आपने रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके लिए म्यांमार की इंसर्जेंसी को एक कारण बताया जाता है कि ये भी कुछ अहम कारणों में से एक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और पूरी दुनिया अब देख रही है कि कैसे ये जो मिनरल्स हैं ये पूरी दुनिया के ट्रेड को प्रभावित कर रहे हैं। चीन अकेला जिस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स के ट्रेड को कंट्रोल करता है, म्यांमार में इसकी मौजूदगी को आप कैसे देखते हैं और इसके इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रीन सॉल्यूशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स का बहुत बड़ा हाथ है। हुँ, जो म्यांमार के जो अपेक्षाकृत जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें कचिन स्टेट है, शान स्टेट है, ये वो राज्य हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुतायत में पाए जाते हैं। हुँ, और इन जगहों पे हम जानते हैं कि जो रिबल फोर्सेस हैं, उनका कब्जा है और वहाँ पे लेकिन माइनिंग होती रही है। चीन और जो रिबल्स ग्रुप हैं, उनके बीच में एक सहमति, एक साझेदारी के तहत ये होता रहा है हुँ, और पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मटेरियल जिसकी आपूर्ति चीन करता है, उसका 90% हिस्सा यहीं से आता है और हुँ, जिस पे पूरा नियंत्रण, जिसकी प्रोसेसिंग पे चीन का नियंत्रण है। हुँ, और तो आप समझ सकते हैं कि जब टैरिफ वॉर हो रहा है, उसमें इस रेयर अर्थ मटेरियल पे जो आपूर्ति, जो श्रृंखला पे जो कब्जा है चीन का, उसको वो एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल चीन कर रहा है। हुँ, हुँ, बहरहाल तो हम देख रहे हैं कि ये स्पष्ट है कि भारत भी, अब अमेरिका भी इस रेयर अर्थ मटेरियल पे के संसाधनों को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। भारत भी चाहता है कि वहाँ पे उन संसाधनों तक उसकी पहुँच हो हुँ, और ये भी बात हो रही है, एक आइडिया या एक विचार ये भी आया है कि अमेरिका भारत की मदद से जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे, वहाँ पे इस तरह के प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करे और म्यांमार से वो रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स आएँ और यहाँ पे उनका प्रसंस्करण हो, यहाँ पे संशोधन हो और यहाँ से वो अमेरिका या दूसरे पूरी दुनिया में उसकी आपूर्ति हो। तो चीन के बरक्स एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। हुँ, लेकिन जो समझदारी चीन और म्यांमार की सेना, म्यांमार का जो सत्ता है और जो रिबल्स ग्रुप हैं, उनके बीच में जो समझदारी है, जो इतने लंबे समय से चली आ रही है, उसको तोड़ना और एक नई वैकल्पिक व्यवस्था की ओर बढ़ना, इसके लिए बहुत हद तक देखना होगा कि इन चुनावों से क्या परिणाम निकलते हैं, उसके बाद रुख क्या होता है। हुँ, आशंका ये है कि कई ऐसे बिलों को, कई ऐसे कानूनों को अंजाम दे सकती है नई संसद के माध्यम से जुंटा, जो चीन के को ज़्यादा फ़ेवर करे, उनके हितों में हो। उदाहरण के लिए हुँ, हुँ, कि कुछ महीने पहले ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे ये इस तरह की व्यवस्था की गई जिसमें जुंटा ने ये एश्योर किया, ये पक्का किया कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस या प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां म्यांमार में आ सकें और वो चीन के जो अपने आर्थिक हित हैं उनको वो उनकी रक्षा कर सके। हुँ, तो ये व्यवस्था की गई, इसको और कॉन्क्रीट या कहें पक्का रूप दिया जा सकता है, इस तरह की आशंका है। हुँ, अगर चीन की सेना सीधा इस तरह से दखल उसका हो जाएगा, हुँ, तो फिर ये स्थिति और बदल सकती है, इसमें और समस्या आ सकती है जो रेयर अर्थ मटेरियल के तौर पे हम देख रहे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन इस बीच में जो दक्षिण एशिया है उसमें कई और देश इस इस पूरी संघर्ष में अब कूद रहे हैं, मसलन कि वियतनाम जैसे देश, हुँ, वहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल है, उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश पश्चिमी देश कर रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश और भारत हुँ, भी उसमें अपनी जी, आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो आप देखें कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसमें चीन भी एक बड़ी शक्ति है हुँ। और अगला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा इस मामले में। बिल्कुल, एक और छोटा-सा ब्रेक लेती हूँ मैं इसी के साथ। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स के बीच एक सबसे अहम पॉइंट ये आता है कि वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो अलग-अलग जाति में बँटे हुए हों या फिर एथनिक ग्रुप्स क्यों ना हो, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या उम्मीदें हैं अपने देश की आने भावी सरकार से। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश दास लगातार जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। ओम प्रकाश सर, म्यांमार एक ऐसा देश है 2021 के बाद से, ये जो आंकड़े मेरे पास है, लगभग 3.5 मिलियन लोग
जो है विस्थापित हो गए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। 35% जो आबादी है उनको मानवीय मदद की ज़रूरत है, और तो और भोजन की कमी का एक्यूट जो क्राइसिस है, 15 मिलियन आबादी को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो जो मानवता की वहाँ पर स्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, क्या इसके उपस्थिति में, इसको देखते हुए जिस पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जताता आ रहा है, इसे देखते हुए ये जो चुनाव है, क्या इसमें कोई फर्क पैदा कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट के तौर पे देखा जा रहा है, जैसा कि आपने आंकड़े भी दिए। हुँ, और सिर्फ भारत की बात करें तो जो गैर आधिकारिक जो संख्या है वो 80 से 90 हज़ार तक पहुंचती है। और आपको ये जान के थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि कई ऐसे रिफ्यूजी म्यांमार के वो दिल्ली तक में रहते हैं। हालाँकि गैर कानूनी तरीके से नहीं रहते, लेकिन वो रिफ्यूजी आए हमारे यहाँ। ज़्यादा रिफ्यूजी हमारे यहाँ मिज़ोरम में हैं, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद देश के कुछ हिस्से जैसे दिल्ली का मैंने ज़िक्र किया। लेकिन ये जो ये पलायन हुआ दूसरे देशों में, जैसे उसमें थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, दक्षिण पूर्व एशिया के और भी देश हैं। हुँ, लेकिन इंटरनल यानी आंतरिक पलायन भी काफ़ी हद तक हुआ। तो ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट के तौर पे देखा जा रहा है। मैंने खुद मणिपुर और मिज़ोरम में कुछ जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उनका दौरा किया था पिछले हुँ, मार्च में। तो जी, वो उनकी स्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत आधिकारिक तौर पर इनको शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि भारत जो शरणार्थी जो समझौते हैं उसका अभी तक उसको रेक्टिफाई भारत ने नहीं किया है। लेकिन भारत अपनी तय, चूँकि हम जानते हैं कि एक सांस्कृतिक संबंध है, हुँ, एक लोगों का एक ही एथनिक ग्रुप है, चाहे मिज़ोरम की बात कर लें, वहाँ जो चिन समुदाय हैं, ज़ो समुदाय हैं, उनका किस तरह से पारिवारिक संबंध हैं। हुँ, और एक ही लैंड मास है जो 2 देशों में विभक्त है। हुँ, हम देखते हैं कि कैसे इस रिफ्यूजी की जो समस्या है, वो जो मणिपुर में जो समस्या पैदा हुई थी, हम जानते हैं कि हुँ, उसमें भी उसकी एक भूमिका थी। हम ये भी जानते हैं कि हथियारों की आपूर्ति, नशीले पदार्थों की आपूर्ति और इंसर्जेंसी को किस तरह से उससे एक और बल मिलता है, क्योंकि जो सीमाएँ हैं वो पोरस हैं। हुँ, 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है हुँ, और इंसर्जेंसी हावी रही है, पोरस बॉर्डर है। हालाँकि अब वहाँ पे फेंसिंग शुरू हो रही है। जी, तो जी, एक मानवीय संकट है, भारत अपनी तरफ से उसमें उसको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है, स्थानीय लोग अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हुँ, मणिपुर, मिज़ोरम की हम बात कर लें। लेकिन इन चुनाव आपने कहा चुनावों के बाद क्या असर पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि ये जो लोग जहाँ पलायन उन्होंने किया सीमावर्ती इलाकों, चाहे वो चिन स्टेट हो, सगाइन स्टेट हो, चाहे वो रखाइन स्टेट हो, इनमें ज़्यादातर इलाके जहाँ पे सेना की पहुँच नहीं है इस समय। इसका मतलब है इन इलाकों में चुनाव नहीं होंगे। हुँ, जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी संरचना है म्यांमार की जनता की, उसमें 62% बामार लोग हैं। और बामार एक वहाँ पे वर्चस्ववादी समूह है और बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं। और ये जो बामार समूह है, ये दक्षिण और मध्य और दक्षिण की तरफ ज़्यादा उनका विस्तार है, जहाँ पे जुंटा की पहुँच है, जहाँ पे जुंटा की पकड़ है। हुँ, यानी आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव होंगे, वो ज़्यादातर उसमें भागीदारी इन्हीं वर्चस्ववादी समूहों की होगी। हुँ, इस वर्चस्ववादी समूह की जो का जो वर्चस्व है, वो सेना में भी है, आर्थिक जो संरचना है, उसमें भी है। हुँ, तो आप हुँ, समझ सकते हैं कि जो जातीय समूह जो अपने आप को अलग महसूस करते रहे हैं, इन चुनावों के बाद भी उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्थिति कमोबेश वैसे ही रहेगी। हुँ, और इन चुनावों में जो कहा जा रहा है कि जो यूएसडीपी है, जो सैन्य समर्थित जो राजनीतिक दल हैं, उनकी ज़्यादा चांसेस हैं, उनकी ज़्यादा संभावना है कि वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हुँ, 2010 में चुनाव जो हुए थे, जिसमें एनएलडी ने जिसका बहिष्कार किया था, उस समय भी भारी मतों के साथ यूएसडीपी जीती थी। हुँ, तो मोटे तौर पे आम जनता के लिहाज हुँ। से स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदलने जा रही। जी, ओम प्रकाश सर, ऐसे में क्या ये संभावना है कि चुनाव के बाद जिसको भी सत्ता मिले, उसके साथ जो विद्रोही गुट हैं उनका डायलॉग्स ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव जो है आउटकम निकल कर आ सकता है, बशर्ते कि जुंटा आर्मी के साथ अगर सीधा-सीधा संवाद की स्थिति आती है। हालाँकि हमने इन 4 वर्षों में नहीं देखा, लेकिन इसकी संभावना है कि बाहरी ताकतों का फिर इन्फ्लुएंस यहाँ पर छेड़ हो जाए, कमज़ोर पड़े, और फिर विद इन कंट्री जो इंसर्जेंसी
एजेंसी है या फिर इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायलॉग्स में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा इनकरेज हो, थोड़ा सा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो दिखाया जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि जो शान स्टेट है, जो चीन की सीमा से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पे सेना का म्यांमार की सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय लाशियो नाम के शहर में था, जिस पे पिछले साल अगस्त में कब्ज़ा किया जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस, जो 3 सैन्य बलों या 3 जो जातीय समूह की सेना है, हुँ, उनकी संयुक्त कार्रवाई के तहत उन्होंने इस पे कब्ज़ा किया। लेकिन उसके बाद चीन का दखल होता है। चीन उन जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है उनको उनके साथ वार्ता करती है। हुँ, म्यांमार की सेना भी उसमें शामिल होती है और वो जो नॉर्दर्न जो कमांड है उसको खाली कर देते हैं, उसको एक तरह से सेना वापस ले लेती है। हुँ, तो ये संकेत क्या करता है? संकेत ये करता है कि जो अलग-अलग जातीय समूह है उसमें चीन का प्रभाव है। और हुँ, अगर कल को वार्ता होती है, क्योंकि पिछले साल से ही संकेत देने शुरू कर दिए सैन्य जुंटा ने कि जो भी समस्या है उसका राजनीतिक हल निकाला जाए, राजनीतिक वार्ता की जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। हुँ, लेकिन जो तमाम जो विद्रोही समूह या जो लोकतांत्रिक शक्तियाँ वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सेना राजनीतिक पूरे तंत्र से बाहर नहीं होगी, हुँ, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो अलग-अलग जातीय समूह हैं, हुँ, जिनके अपने हित हैं और जो जिन पे चीन अपना प्रभाव डाल सकता है, वो वार्ता के लिए एक तरह से आ सकते हैं आगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हुँ, क्योंकि हमने देखा है अपने जीते हुए इलाकों को उन्होंने छोड़ा है और जो संसाधन जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल है, वहाँ पे भी दबाव चीन ने डाला है कि उन इलाकों में भी पहुँच हो उनकी अपनी कंपनियों की। तो हुँ, हम समझ सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण हमें दिखती है हुँ, कि जो कुछ जातीय समूह हैं वो वार्ता के लिए आगे आएँ और अगर ये व्यवस्था बनी रहती है तो जो राजनीतिक दल हैं, जिन राजनीतिक दलों जो अभी तक विरोध में खड़े हैं, उनमें भी कुछ फ्रैक्शन ऐसे हो सकते हैं जो बातचीत के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे चूँकि संविधान का तंत्र ऐसा है, वो लोकतांत्रिक शक्तियों को कोई प्रभावी भूमिका दे नहीं सकता है। हुँ। इसलिए मोटे तौर पे ये, लेकिन कुछ जनजातीय जातीय समूह हैं, वो ज़रूर वार्ता के लिए आगे आ सकते हैं। जी, ओम प्रकाश सर, समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, लेकिन एक लाइन में ज़रूर आपका उत्तर लेना चाहूँगी। ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं, तो म्यांमार को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए और ग्लोबल साउथ का लीडर जो है, भारत खुद को क्लेम करता आ रहा है। म्यांमार की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किस तरीके से जो उसके हित है, उसको पुख्ता तौर पर पेश किया जाए, उसको उठाया जाए। भारत की जवाबदेही को कैसे देखते हैं आप? भारत निश्चित तौर पर आप देखें कि भारत एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाता है जी। और एक्ट ईस्ट यानी अगर हम अपनी भारतीय सीमा से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला देश है वो म्यांमार है। हुँ, भारत अगर ज़मीनी रास्ते से अपना व्यापार करना चाहता है पूरी दुनिया में, हुँ, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है म्यांमार। क्योंकि हम हुँ, जानते हैं उत्तर में, हम जानते हैं अपने पश्चिम में क्या स्थिति है। हुँ, तो और इसी व्यवस्था को देखते हुए हम जानते हैं कि भारत ट्राइलैटरल हाईवे को बना रहा है, हालाँकि वो भी सिविल वॉर के तहत अभी असमंजस की स्थिति में, लेकिन कि भारत कैसे दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँच सके, थाईलैंड के ज़रिए आगे सिंगापुर और उसके आगे तक पहुँच सके, भारत इसकी कोशिश कर रहा है। हुँ, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की हमने बात की, तो निश्चित तौर पे भारत चाहेगा कि वहाँ पे एक शांति की स्थापना हो, हुँ, तमाम जो समूह हैं उनको आवाज़ मिल सके और ये शांति की स्थापना भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर-पूर्व का इलाका है, वहाँ भी शांति के लिए ज़रूरी है। हुँ, आर्थिक तौर पे भी भारत का जो पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, हम जानते हैं कि वो अगर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, तो जो चिकन नेक है, जो एक बहुत ही संवेदनशील जो एक कॉरिडोर है, जी, जिस पे हमेशा हमें लगता है कि कहीं दुश्मनों की नज़र ना हो, उसका भी एक विकल्प हमें मिल जाएगा। हुँ, इसके लिए भी ज़रूरत है कि म्यांमार में शांति की स्थापना हो, एक समावेशी सरकार हो, चाहे कल को जुंटा भी तमाम शक्तियों के साथ वार्ता करे और एक हुँ, समावेशी लोकतंत्र की वहाँ पे लोकतंत्र या शासन की व्यवस्था करे, ये जी, भारत के हित में होगा। तो भारत निश्चित तौर पे चाहता है और भारत इसीलिए भी आगे आया और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि एक फेयर और एक समावेशी चुनाव वहाँ पे हो, हुँ। ताकि एक शांति की राह आगे के लिए खुल सके।
चलिए, हमारी भी यही कामना है और ओम प्रकाश सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। जी। और अब मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, आपकी जो समझ है या फिर हमारी बातचीत से आपके मन में कोई जिज्ञासा है या फिर अपनी कोई राय हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।